आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी सलाम पर वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें आपको कराएंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों से बाखबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। डीजीपी एसपी वैद ने खोला मिलिटेंसी के खिलाफ मिल रही कामयाबी का राज। क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और पिन पॉइंट टारगेट की हिकमत अमली साबित हो रही है गेम चेंजर। महबूबा मुफ्ती मुसलसल छठी दफा चुनी गई पीडीपी सदर, बिला मुकाबला मुंतखब हुई पार्टी सदर। पार्टी कारकुनान ने इत्तेफाक राय से दी नाम की मंजूरी। उमर अब्दुल्ला की अहलिया नान नफका के मामले पर हाई कोर्ट ने दिया फैसला। फैमिली कोर्ट को दिया उबूरी मेंटेनेंस की कबूलियत जांचने का हुक्म। दर्दनाक सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 4 जवान हलाक, 1 जख्मी। कार के जरिए श्रीनगर से जम्मू जा रहे थे जवान, कार के खाई में गिरने से हुई मौत। और वादी में कल से होगी सर्दियों की तातील, 4 मार्च तक रहेंगे 1 से 8 तक के स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल में 9 दिसंबर से होंगी तातील। और चलिए जम्मू कश्मीर की खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो कि हंदवाड़ा से है। दरअसल कश्मीर के हंदवाड़ा में सिक्योरिटी अफवाज ने पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। और यह जिंदा मिलिटेंट गिरफ्तार हुआ है जिसने एनआईए से पूछताछ के दौरान लश्कर मिलिटेंट मोहम्मद आमिर उर्फ अबू हमास ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। बता दें कि उसने बताया है कि कैसे हाफिज सईद के तैयार किए गए कई मिलिटेंटों के साथ उसने भी दहशतगर्द कैंप में ट्रेनिंग ली है। नाजरीन को यह भी बताना जरूरी है कि इस बड़ी कवरेज के दौरान सहाफत के सारे रूल्स फॉलो किए गए। हमारे रिपोर्टर मौके पर गए, खबर की तस्दीक की, एक्सपर्ट्स की राय भी ली और तकनीकी तौर पर फुटेज भी बिल्कुल सही है। हिंदुस्तानी अफवाज के हाथ लगे लश्कर के मिलिटेंट मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया है। तो हंदवाड़ा से ये बड़ी खबर है जहां पर एक जिंदा मिलिटेंट गिरफ्तार हुआ है और पाकिस्तान का ये मिलिटेंट है जिसे पकड़ा गया है और इसने पूछताछ में बड़ा इंकशाफ किया है और एक तरह से पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर से बेनकाब करने वाला ही मामला यह अपने आप में साबित हो रहा है, क्योंकि मिलिटेंट ने साफ तौर पर अपने कबूलनामे में यह कहा कि किस तरीके से लश्कर तैयबा और हाफिज सईद के तैयार किए हुए मिलिटेंटों के साथ उसने भी ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग हासिल की। बता दें कि लगातार पाकिस्तान दहशतगर्दी को बढ़ावा दिए जाने को लेकर के जब भी उसके ऊपर इल्जाम लगते हैं हर बार वो इसे नकारता है और कहता है कि हमारे तरफ से कोई भी दहशतगर्दाना सरगर्मी को अंजाम नहीं दिया जा रहा, लेकिन इस तरह से बार बार उसका झूठ बेनकाब होता है। बढ़ते आगे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और पिन पॉइंट टारगेट। जी हां, जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्स की हालिया कामयाबी का यह सबसे बड़ा राज है। रियासत के पुलिस महकमे के चीफ एसपी वैद ने इस हिकमत अमली को गेम चेंजर बताया। दिल्ली दौरे के दौरान एक खुसूसी इंटरव्यू में डीजीपी ने हालिया कामयाबियों का सेहरा शहीद जवानों और मकामी बाशिंदों को दिया है। गुज़िश्ता चंद माह के अंदर वादी के हालात में तेजी से बदलाव आए हैं। मिलिटेंसी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को इन अय्याम में हौसला अफजा कामयाबी मिली है। जुनूबी व शुमाली कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का शिकंजा कसता जा रहा है। इस दौरान कई मिलिटेंट पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। इनमें गैर मुल्की व मकामी दोनों तरह के मिलिटेंट शामिल थे। 2017 में फोर्स के हाथों सैकड़ों मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। हिफाजती दस्तों को मिल रही ये कामयाबी बेहतर हिकमत अमली का नतीजा है। डीजीपी एसपी वैद का कहना है कि इस हिकमत अमली का सूरत हाल को बदलने में अहम किरदार रहा है। अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती तो पूरा गांव
पहले घेरा जाता था, उसमें लोगों को बाहर निकाला जाता था, उनको तकलीफ होती थी, पथराव होता था, उसमें कैजुअल्टी हो जाती थी और कोलैटरल डैमेज और जो सिविल कैजुअल्टी अगर 2-4 लोगों की हुई तो एक बवाल मचता था, फिर हड़ताल की कॉल होती थी, बंद की कॉल होती थी। वो चीज़ें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आने से ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जो ऐसे अनासर हैं उनको ये मौका ही नहीं मिलता है। जब आप स्पेसिफिक घर, पिन पॉइंटेड घर जहां टेररिस्ट छुपे हैं, उसी को घेर के और उन टेररिस्ट को ही न्यूट्रलाइज करते हैं और कोई भी सिविलियन कैजुअल्टी नहीं होती, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। टेररिस्ट के मरने पे कोई इतना बवाल नहीं होता है, जब सिविलियन कैजुअल्टी होती है उस पर नेचुरली बवाल होता है। तो यही गेम चेंजर है, इस स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन और उस पे ऑपरेशन बिना किसी कोलैटरल डैमेज के, इसी ने हालात में तब्दीली लाई। मिलिटेंट के साथ तसादुम में कई जवान भी शहीद हुए। शहीद जवानों के जनाजे में मुकामी लोगों की बड़ी तादाद में शामिल होना बदले हुए माहौल की अक्कासी है। गमगीन चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनकी हमदर्दियां आम शहरी और जवानों के साथ है, न कि मिलिटेंट के साथ। डीजीपी भी इसकी पूरी तायद करते हैं। उनका कहना है कि हालात बदलने में शहीद जवानों और आवाम के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मैं इसका श्रेय दूंगा उन शहीदों को जो इंडियन आर्मी के, जेएनके पुलिस के, सीआरपी के, जिन्होंने शहादत पाई, बीएसएफ, सीआरपी, अदर्स, सीएपीएफ, एसएसबी, और उन अफसर और जवानों को जो इन सभी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं। ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है और इसका श्रेय लोगों को ही दूंगा, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि जितना जल्दी इस टेरर से, इस दहशतगर्दी से नजात मिले, ताकि वो नॉर्मल जिंदगी गुजार पाएं कश्मीर व घाटी में। पुलिस फोर्स नौजवानों को मुस्बत पैगाम देने में भी कामयाब हुई है। मिलिटेंसी को छोड़कर मेन स्ट्रीम में वापस लौटने के ख्वाहिशमंद नौजवानों का हिफाजती दस्तों ने खुले दिल से इस्तकबाल किया। फुटबॉलर माजिद खान की घर वापसी इसकी जिंदा मिसाल है। कई और नौजवान भी घरों को लौट रहे हैं। इन नौजवानों के अहले खाना को मिलिटेंट की जानिब से धमकी दिए जाने की भी खबर है, लेकिन पुलिस फोर्स इनकी हिफाजत को लेकर पुरअज़्म है। इसके अलावा वापस लौटे नौजवानों के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। इस संदर्भ में हम काम कर रहे हैं। जेएनके पुलिस और हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। हमने इसमें सभी से सुझाव मांगे हैं और एक बेहतरीन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, जो बच्चों को जो गुमराह हुए हैं उनको बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए अट्रैक्ट करेगी। मरकज की जानिब से मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा की तकर्री भी एक मुस्बत पेशरफ्त साबित हुई है। गुज़िश्ता 2 दौरों के दौरान दिनेश्वर शर्मा से सैकड़ों वफूद और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मुलाकात की। डीजीपी को उम्मीद है कि सियासी सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही क़याम अमन की राह हमवार होगी। मुझे लगता है हालात में बेहतरी आने से थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी पॉलिटिकल लोगों में आई है और अब जो 16 के हालात थे आज वो नहीं हैं और पॉलिटिकल वर्कर्स अपने इलाके में घूम रहे हैं और इसीलिए भारत सरकार ने भी इंटरलोक्यूटर की तैनाती की है और मेरे ख्याल अभी तक 2 विजिट उन्होंने कर भी लिए हैं और सभी फिरकों से बातचीत कर रहे हैं और ये एक अच्छा साइन है। वादी कश्मीर अमन की राह पर लौट चुकी है। मुजाहरों और एहतजाज का दौर खत्म हो चुका है। पुलिस महकमे और उसके चीफ के लिए ये एक खुश आइन बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
तो डीजीपी के बयानात और कॉल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमली जमा पहनाना भी शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक माजिद खान को तालीम हासिल करने के लिए दूसरे सूबे में भेज दिया गया है। यह फैसला माजिद के वालिदैन की मंजूरी के बाद लिया गया है। जराये के मुताबिक माजिद तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू करने का ख्वाहिशमंद था। इसके सबब उसे जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का फैसला किया गया। वाज़ेह हो कि माजिद फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था। नासमझी के सबब उसने दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन गलती का एहसास होने पर उसने घर वापसी का फैसला किया। बता दें कि हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान बाईचुंग भूटिया ने उसे अपने फुटबॉल स्कूल में ट्रेनिंग के लिए मदऊ किया था। और अब बात सूबे की वजीर आला महबूबा मुफ्ती की, जिनको आज मुसलसल छठे टर्म के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी का सदर मुंतखब कर लिया गया है। पार्टी की आला सतही मीटिंग के दौरान महबूबा को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। 58 साला महबूबा ने 1996 में बिज बेहड़ा असेंबली हलके से अपना सियासी करियर शुरू किया था। 2002 में उन्होंने पहलगाम असेंबली हलके की नुमाइंदगी की। 2004 और 2014 के पार्लिमानी इंतखाब में वो अनंतनाग पार्लिमानी हलके से कामयाब हुई। वालिद के इंतकाल के बाद वो सूबे की पहली खातून वजीर आला बनी। कश्मीर यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुकी महबूबा कश्मीर की वाहिद ऐसी लीडर हैं जिन्हें आलमी तौर पर जाना और पहचाना जाता है। बता दें कि महबूबा को छठी दफा सदर बनाए जाने पर जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद ने बात की है सीनियर पीडीपी लीडर मुजफ्फर हुसैन से। आज जम्मू में पीडीपी सदर के लिए चुनाव हुए, जिसमें महबूबा मुफ्ती एक दफ़ा फिर से छठी बार जो है पार्टी सदर चुनी गई हैं। इस पे बात करने के लिए पीडीपी के दिग्गज नेता मुजफ्फर हुसैन बेग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस चुनाव को क्या कहेंगे? क्या अगर हम इसको सिलेक्शन कहें, इलेक्शन ना कहें, कि क्या ठीक रहेगा? देखिए, इलेक्शन और सिलेक्शन ये कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हो गया है क्योंकि कोई और कैंडिडेट था नहीं। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि दूसरा कैंडिडेट जब नहीं हुआ तो ये सिलेक्शन है। जी जी, ये कुछ लोग कहेंगे जी। लेकिन मेरी जहां तक इत्तला है उसके मुताबिक कोई आदमी कंटेस्ट नहीं करना चाहता था जी इस पोजीशन को। सर, क्या वजह है कि कोई सामने नहीं आया? एक डायनेस्टी रूल जिसे हम कहेंगे पीडीपी में भी बन चुका है। क्या इससे आप अब इस बात को मानते हैं आप? नहीं, एक पार्टी में डायनास्टिक रूल का सवाल उस वक्त पैदा होता है जब गवर्नमेंट में बहुत सारे रिश्तेदार जमा हो जाएं, या बाप से बेटा, बेटे से बेटा वगैरह, उस वक्त ही डायनास्टिक रूल बना जाता है। लेकिन जहां पर इलेक्शन हो और लोगों को वोट डालना हो, जी जी, ओके, हर एक कोई पीडीपी का जो भी मेंबर है, हर एक को ये इजाजत थी कि वो फार्म भरे जी और मुकाबला करे। जीतना हारना अलग बात है जी। तो यहाँ इसलिए वो डायनास्टिक रूल का इशू जो प्रिंसिपल है वो नहीं अप्लाई करेगा। सर, लेकिन आपका नाम भी था इस रेस में, आप भी थे। बहुत सारी परसेप्शंस थी पार्टी वर्कर्स में कि मुजफ्फर बेग भी अगर सामने आएंगे तो आपका भी नाम सामने आया था पिछले दिनों में। तो क्या हुआ? जो मुफ्ती साहब के बाद मैं प्रेसिडेंट था पीडीपी का जी, और फिर मैंने रिजाइन करके महबूबा जी को कहा गया वाइस प्रेसिडेंट बनिए। फिर इनको उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट बन गई। मैं मेरे लेटर पे जिसमें मैं एज प्रेसिडेंट मैंने इनको किया, लेकिन वो इलेक्शन नहीं था जी, वो सिलेक्शन था जी जी। उसके बाद वहाँ बाकायदा लोग बुलाए गए, मैंने इनका नाम प्रपोज किया जी, और लोगों ने इनको वोट दे दिया। अब ये ऐसी बात है कि जब किसी पार्टी में कोई ओहदे के लिए खड़ा ही ना हो, एक ही हो, एक ही को लगे है,
तो ये परसेप्शन पैदा हो जाता है कि ये डिक्टेटरशिप है या ये डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन फैमिली रूल का ये अलग मसला, वो ये अलग मसला है। मेरा आखिरी सवाल सर ये है कि आपको लगता है कि आने वाले जिस तरह से एजेंडा ऑफ अलायंस का भी एक जिम्मा है दोनों हुकूमत जो बीजेपी और पीडीपी के ऊपर, और उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या आपको लगता है कि पीडीपी और स्ट्रेंथन हो जाएगी जम्मू कश्मीर में महबूबा जी के आने से, फिर से सदर बनने से? नहीं, मैं समझता हूं कि मैं दो चीजें इसमें जरूरत है। एक हमारी 3 चीजों की, एक परफॉर्मेंस बेटर हो जी, कैबिनेट में कोऑपरेशन हो जी, बिल्कुल कैबिनेट में एक टीम होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए बीजेपी और पीडीपी में भी, और बीजेपी के अंदर भी कोऑपरेशन होनी चाहिए एक दूसरे से। पीडीपी के अंदर भी मिनिस्टरों को कोऑपरेशन होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वैचारिक डिफरेंस है आपका पार्टी सदर और आप में। उन्होंने जब मैंने ये तजवीज़ कल भी उनको पेश की, उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया। तीसरी बात ये है कि जब तक बीजेपी और पीडीपी के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी 35A के बारे में, 370 के बारे में, जब तक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, फिर पीडीपी बनी किस लिए? फिर किस लिए पीडीपी बनी? पीडीपी बनी थी कि ये जम्मू कश्मीर का मसला हल हो जाए, बंदूक खत्म हो जाए, है ना? हमारे नौजवान मारे जाते हैं और हमारी फौज मारी जाती है, तो उसके लिए बना था पीडीपी। सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए थोड़ा ही बना था। तो मैंने कहा कि ये सारा कुछ ठीक है, परफॉर्मेंस भी और गवर्नेंस भी, लेकिन आपके और बीजेपी के दरमियान अगर ये झगड़े चलते रहे तो फिर जो है, फिर आप ये समझिए कि ये आगे हमें कामयाबी या पॉपुलैरिटी जो है मिलने का चांसेस नहीं। तो ये थे मुजफ्फर हुसैन बेग, जिन्होंने आज महबूबा मुफ्ती के सदर बनने पर अपना पक्ष रखा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो पीडीपी के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन साहब को आप सुन रहे थे। हमारे साथ इस पर मजीद बातचीत के लिए जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। राजन, जो बातें मुजफ्फर हुसैन साहब ने कही वो तो पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग भी नजर आ रही हैं। नाराजगी भी उनके अंदर है और हिदायत भी है, तलखी भी है कई तरीके से। तो क्या वो महबूबा मुफ्ती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर पीडीपी को लेकर के जो वो अपनी बात कह रहे हैं कि पीडीपी का मकसद क्या था वो आज मकसद से भटक गई है? ये अपने आप में बहुत अहम बातें हो गई। जी, मैं आपको बता दूं साउथ के जिस तरह से कुछ गुस्सा देखने को मिला मुजफ्फर हुसैन बेग में, क्योंकि जिस तरह से जो मुजफ्फर हुसैन बेग हैं, जब मुफ्ती साहब जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद सबसे जो बड़े जो लीडर थे पार्टी के अंदर वो मुजफ्फर हुसैन बेग ही हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस वक्त सेक्रीफाइस किया और महबूबा जी को जो है सदर बनाया। उसके बाद इस दफा काफी कयास लगाए गए थे कि इस बार मुजफ्फर हुसैन बेग को ही पार्टी का सदर बनाया जाएगा। पार्टी के अंदर कई ऐसी बातें थी, कई एमएलए से उन्होंने कैमरे के सामने तो नहीं लेकिन पीछे से ये माना कि अगर वो कंटेस्ट करते तो हम उसके बारे में सोच सकते थे। तो लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव था मुजफ्फर हुसैन बेग के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने नाम भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इशारों में बता दिया कि बहुत सख्त राह होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और पीडीपी में आपसी मतभेद हैं तो उसके चलते सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा था वो सामने निकल के आया है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक बड़ी बहस ये शुरू हो चुकी है कि क्या ये पीडीपी भी डायनेस्टी रूल की तरफ जा रही है? क्या इसमें पीडीपी के जो जैसे मुफ्ती साहब, उसके बाद महबूबा मुफ्ती, या क्या पार्टी का कोई और कोई वर्कर नहीं बन सकता है क्या सदर? तो इस तरह की जो बातें हैं वो पार्टी के अंदर चल रही हैं। जी ठीक है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि जो कोalition गवर्नमेंट चल रही है उससे भी वो बिल्कुल खुश नहीं है। पीडीपी और बीजेपी के साथ से भी अपनी नाराजगी एक तरह से वो जाहिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल साउद, आपको याद होगा कि ये मुजफ्फर हुसैन बेग ही थे जिन्होंने जब पीडीपी ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया तो इन्होंने खुल के ये बात बोली कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक मिलन हुआ है। जो आइडियोलॉजी है दोनों की अलग अलग है, लेकिन एजेंडा ऑफ अलायंस के ऊपर ही ये हुकूमत चल रही है। लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि एजेंडा ऑफ अलायंस के ऊपर भी कई ऐसे मुद्दे हैं, 35A का मुद्दा है, धारा 370 का मुद्दा है, उस पर कई मतभेद हैं बीजेपी और पीडीपी के लीडरान के बीच जो किसी से छुपे नहीं हैं। इन विवादों, इन मुद्दों के ऊपर कई बार बहस भी हो चुकी है पीडीपी और बीजेपी के बीच में। उसी के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी इन्होंने गठित की थी जिसमें पीडीपी और बीजेपी के लीडरान हैं
जो मिलते हैं आपस में और चर्चा होती है कि किस तरह हम जो है विकास के मुद्दों को आगे लाएं, और इन मुद्दों को अभी जो है बैक सीट उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन इनका कहना ये साफ था कि ये मुद्दे कभी ना कभी सामने आएंगे, इस पे जवाबदेही बनेगी, तो उस जवाबदेही के लिए दोनों पार्टियों को तैयार होना चाहिए। जी, भले ही बिला मुकाबला छठी बार सदर बनी हो महबूबा मुफ्ती, लेकिन मुजफ्फर हुसैन इससे खुश तो नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया राजन तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। और अब बात उमर अब्दुल्ला की। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट फैमिली के उमर अब्दुल्ला की अहलिया पायल अब्दुल्ला की मेंटेनेंस के दायर अपील पर फैसला लेने को कहा है। अदालत ने कहा कि उबूरी मेंटेनेंस के फैसले से कबल फैमिली कोर्ट इस बात का तयन कर ले कि दोनों बच्चे मेंटेनेंस से मुतासिर हैं, मुस्तहिक हैं भी या फिर नहीं हैं। और अदालत आलिया ने अपनी हिदायत में वाज़ेह किया कि मुताल्लिका अदालत को इस अमल को यकीनी बनाना होगा कि अर्जी गुजार उमर अब्दुल्ला ने अपनी अहलिया को नान नफका देने से इनकार किया या इसमें लापरवाही बरती, और पायल अब्दुल्ला इस काबिल नहीं है कि वो अपना व बच्चों का खर्च बर्दाश्त कर पाएं। अदालत का कहना है कि उबूरी मेंटेनेंस का तयन उसी सूरत में मुमकिन हो सकते हैं जब अपील काबिल समात हो। दोनों फरीक मामले की मुस्तकिल समात के लिए राजी हो गए हैं। फैमिली कोर्ट में इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 12 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि 2 रोज कबल इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया था। फैमिली कोर्ट में चल रहे इस पूरे मामले में उमर अब्दुल्ला ने अपना मौकिफ रखते हुए कहा था कि अहलिया और 2 बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी उन पर आयद नहीं होती। उमर अब्दुल्ला का यह कहना है कि उनकी अहलिया पायल अब्दुल्ला का अपना बिजनेस है और दोनों लड़के बालिग हैं, इससे वो अपनी किफालत खुद कर सकती हैं। जबकि पायल के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट की माली हालत अच्छी नहीं है और उसे अपने बच्चों की फीस अदा करने के लिए भी दूसरों पर मोहताज होना पड़ रहा है। वाजो की गुज़िश्ता साल 30 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था। उन्होंने इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर रखी है। इधर रामबन जिले से खबर, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया और इसमें फौज के 4 जवान हलाक हो गए। यह हादसा जम्मू श्रीनगर कौमी शाही राह पर पेश आया है और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के ये जवान जनूबी कश्मीर के त्राल में पोस्टेड थे और कार के जरिए श्रीनगर से जम्मू जा रहे इन जवानों की गाड़ी बनिहाल में हादसे का शिकार हो गई। मकामी पुलिस एहलकार के मुताबिक शैतानी नालाह के करीब बैलेंस बिगड़ने के सबब गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 4 जवानों की जाए हादसा पर ही मौत हो गई और शदीद तौर पर जख्मी एक जवान को बनिहाल के सब डिवीजन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जवानों की शिनाख्त हो गई है। इनमें 2 जम्मू के, 2 उधमपुर के, जबकि 1 कठुआ का रहने वाला है। और जी मीडिया नुमाइंदे रफीक खान खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ रहे हैं। रफीक, जो जवान इस वक्त जख्मी हैं उनकी हालत कैसी है? क्या वो अब खतरे से बाहर हैं? जी सर, ऐसी बात है कि जो जोगिंदर पाल सनात इसका जो वल्दियत है वो अभी मतलब पहचानी नहीं गई है। तहसील बगियाल और पाली मोड़ तहसील कुठवा के हैं। इनको कल रात ही जो है वो यहाँ से मुंतकिल किया गया था जम्मू की तरफ से। तो अभी पूरी पता नहीं है कि जम्मू में उनके हालात कैसे हैं। बाकी जो 4 जवान थे जिनकी डेड बॉडी अभी बनिहाल में ही थे, उनको आज सुबह यहाँ से शिफ्ट किया गया उनकी घर की तरफ से। हादसा कैसे पेश आया? आखिर कैसे ये पूरी की पूरी कार जो है वो 400 फीट गहरी खाई में गिर गई? क्या वो अंधा मोड़ था या फिर कुछ और ड्राइवर की लापरवाही? जी सर, ये हादसे की एक ही सर इसमें ये बात है कि ये जो तेज रफ्तार गाड़ी श्रीनगर से जम्मू की तरफ जो आ रही थी सर, शैतानी नाला पहुंचकर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें तकरीबन 5 सवार मौजूद थे और मौके पर ही 4 की मौत वाक़ा हो गई सर। जी सर, ठीक है। अभी क्या हालात हैं? अभी क्या इन जवानों को किसी भी तरह की और राहत देने की बात की जा रही है या फिर फौज के कुछ अफसर पहुंचे या फिर सरकारी नुमाइंदों की तरफ से कोई बात कही जा रही है? जी सर, इनमें एक ही बात है सर कि जो ये कल शाम को ही इनको बनिहाल हॉस्पिटल लाया गया था और वहां से आज सुबह ही इनको घर की तरफ रवाना किया गया सर।
चलिए, आप नजर बना रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका रफीक। और चलिए, यहां पर वक्त एक छोटे से वक्फे का हो चला है, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात मार्शल आर्ट की। दरअसल वादी में मार्शल आर्ट तेजी से मकबूल होता जा रहा है। खासकर लड़कियां इसे सीखने में काफी दिलचस्पी ले रही हैं। खेल एसोसिएशन और स्पोर्ट्स काउंसिल जिला, जोनल और रियासती सतह के टूर्नामेंट के जरिए इन खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म भी मुहैया करा रहा है। श्रीनगर में ऐसे ही एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने शिरकत की। श्रीनगर इंडोर स्टेडियम में मार्शल आर्ट में अपनी महारत दिखा रहे ये खिलाड़ी स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनक्किद जिला सतही मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में मेजबान श्रीनगर के अलावा अनंतनाग, पुलवामा, बारामुल्ला और शोपियां समेत मुख्तलिफ जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। स्कूल के अलावा क्लब की टीम भी शिरकत कर रही है। 3 रोजा चैंपियनशिप में 600 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। टूर्नामेंट की कामयाबी से ऑर्गेनाइजर काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि सर्दियों में खुद को तरोताजा और सेल्फ डिफेंस के लिहाज से ये खेल काफी कारआमद है। ये गेम इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे ईस्टर्न कोस्टल गार्ड में अमेरिका में एक दिन मतलब एशियन टाइम जरूरत पड़ी थी, तब जाके वहाँ पे हमारा मास्टर आया था और उनने वहाँ पे डिस्कवर किया था ये आर्ट। तो इससे हम अपना फिजिकल फिटनेस रख सकते हैं, सेल्फ डिफेंस से मेंटेन रहता है हमारा। तो ये और डिसिप्लिन गेम है। टोंगल मूडो दरअसल कोरियन मिक्स मार्शल आर्ट की एक शक्ल है। जूडो और टाइकोंडो इसकी सबसे मारूफ शक्ल है। ओलंपिक खेलों में भी ये शामिल होता है। फार ईस्ट के मुमालिक में ये खेल काफी मकबूल है। वादी में भी इसकी मकबूलियत में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। खासकर लड़कियों के दरमियान सेल्फ डिफेंस के लिए ये सबसे कारगर तरीका साबित होता है। इसे सीखने के लिए लड़कियों की हौसला अफजाई भी की जा रही है। लड़कियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इसमें पार्ट ले, बिकॉज आजकल के दौर में क्या है कि लड़की सेफ नहीं है कहीं में भी। तो लड़की के लिए ये स्पोर्ट्स ज़रूरी है, लाइक तोंगिल मूडो, लाइक मार्शल आर्ट की बात कर रहा हूँ। तो सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। देखिए, एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स एक ज़रूरी चीज़ है। बच्चों को एक तो एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, वो देखते हैं कि कैसे है। इसमें हमें बहुत सारे इंटरनेशनल रेफरीज आते हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ता है, नहीं जी ये गेम है, ये ऐसा खेल रहा है, मैं भी ऐसा खेलना चाहता हूँ। तो उसकी वजह से बच्चों में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता है। बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए शायकीन के साथ साथ उनके वालिदैन भी स्टेडियम में मौजूद थे। खेल की बारीकियां समझने में कोच के साथ साथ सीनियर खिलाड़ियों ने भी बच्चों की मदद की। टूर्नामेंट में मिले एक्सपोजर से नौजवान खिलाड़ी काफी खुश नजर आए। उन्होंने दूसरे बच्चों को भी इस खेल को सीखने की तरगीब दी। मतलब ये गर्ल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गेम, ये बहुत अच्छी गेम है। इससे गर्ल्स को डिफेंस भी आता है। सारी गर्ल्स ये खेलती है। बहुत सारी गर्ल्स आजकल बाहर भी जाती है अब खेलने के लिए, वहाँ से जीत के आती है। ये सेल्फ डिफेंस एक मार्शल आर्ट्स, हर एक मार्शल आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर गर्ल्स के लिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए ये गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विंटर्स में खासकर कोई गेम को ज़्यादा खेलते नहीं है, कैसे सर्दी, तो इससे वार्म अप हो जाता है और सेल्फ डिफेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वादी में इस वक्त 1000 से ज्यादा बच्चे टोंगल मूडो सीख रहे हैं। सर्दियों में जबकि लोग घरों में कैद हो जाते हैं, बच्चों को दिलचस्पी का एक सामान मिल गया है जो न सिर्फ उन्हें फिट रखने में बल्कि उनकी हिफाजत करने में भी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और अब खबर बड़गाम जिले से, जहां की खाग तहसील में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और तौसा मैदान में मुनक्किद इस प्रोग्राम को तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी, मागम, महकमा सेहत व तालीम, ICDS व तहसील इंतजामिया ने मिलकर के किया है। बता दें कि इस मौके पर तहसील के तमाम सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे।
प्रोग्राम में बड़ी तादाद में स्कूली तलबा और आंगनबाड़ी मुलाजिमीन ने भी शिरकत की। प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से हुई। प्रोग्राम के दौरान मुकर्ररीन और तलबा व आंगनबाड़ी कारकुनों ने इस मुहिम को लेकर के अपने ख्यालात का भी इजहार करते हुए इस मुहिम की अहमियत पर रोशनी डाली। हॉस्पिटल में दवाओं की कमी की बात अब डॉक्टर भी करने लगे हैं। श्रीनगर में आयुष वेलफेयर फोरम के सदर डॉक्टर मोहम्मद जमाल ने यह कहा कि शहर के बेशतर आयुष हॉस्पिटल में अदवियात की भारी कमी है और सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि पीएचसी में आरजी डॉक्टरों की तैनाती का मुद्दा अहम है और उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया। उनका मानना है कि डॉक्टरों की तकर्रुरी से आवाम को काफी फायदा पहुंचेगा। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि वो मेडिसिन की शॉर्टेज है और आपके वसात से हम मेडिसिन कॉर्पोरेशन जो है बनाई गई है, मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, हम उनसे एमडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एंड प्लीज हमारी जो शॉर्टेज है मेडिसिन की उसको दूर किया जाए। इधर वादी में कल से सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और दर्जा 1 से लेकर के दर्जा 8 तक के स्कूल 4 मार्च तक बंद रहेंगे। वहीं दर्जा 9 से लेकर के 12 तक के तलबा की छुट्टी 9 दिसंबर से शुरू होगी। हायर सेकेंडरी स्कूल 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। स्कूल बंद होने के सबब सड़कों की रौनक कम हो जाएगी, लेकिन साथ ही ट्रैफिक का जोर भी काफी कम हो जाएगा। जिनके साथ हम बचपन से यहाँ है वो जा रहे हैं, मतलब अभी 3 मंथ्स के लिए मतलब अपने घर में जा रहे हैं और वो भी अपना काम करेंगे और हम भी मतलब विंटर वेकेशंस करेंगे ख़त्म। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो हम लोग खेलेंगे भी थोड़ा। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिर हम मार्च में खुलेंगे तो और मज़ा आएगा। पहले जब छुट्टियां होती, आज हमारा एनुअल डे था स्कूल में, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसमें हमने बहुत सारे फंक्शंस किए, बहुत सारा मज़ा आया। पर दुख भी हुआ कि स्कूल के दिन बंद हो गए। इधर श्रीनगर में स्वैप सस्टेनेबल सर्विस लॉन्च की गई। इसके जरिए माहौलियात को बचाने और उसे बेहतर बनाने में मदद हासिल होगी और इस सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इसमें म्युनिसिपल कमिश्नर रियाज अहमद वानी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और इसके अलावा माहौलियात से जुड़े कई माहिरीन ने प्रोग्राम को जीनत बख्शी। बता दें कि स्वैप मुंबई की एक कंपनी है जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। इस कंपनी के जरिए अब रियासत में वेस्ट मटेरियल और डल झील को साफ सुथरा रखने में मदद हासिल होगी। बता दें कि यह कंपनी अब श्रीनगर के अलावा रियासत के दूसरे इलाकों में भी जदीद तकनीक के जरिए साफ सफाई करेगी। इधर तकनीकी तालीम व खेल के वजीर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने गुज़िश्ता दिनों वेब रिटेल मार्केटिंग शॉप का इफ्तिताह किया। सूबे में अपनी तरह की यह पहली मार्केट है जहां इंटरनेट के जरिए सामान खरीदे जा सकते हैं। माउस की एक क्लिक से आप इस दुकान से अपनी पसंद की कोई भी चीज घर बैठे मंगवा सकते हैं। लोगों को रागिब करने के लिए सार्फिन के लिए रियायत भी इसमें काफी रखी गई है। खबर बारामूला जिले से, जहां के सोपोर में कायम सरकारी जूस फैक्ट्री बदहाली का शिकार होती नजर आ रही है। किसी जमाने में यह फैक्ट्री मजबूत इलाके की पहचान हुआ करती थी, लेकिन सरकार की अनदेखी के सबब इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। फैक्ट्री में इस वक्त 120 मुलाजिमीन काम करते हैं, लेकिन उन्हें वक्त से तनख्वाह भी नहीं मिलती। कश्मीर में फलों की पैदावार के सबब यह फैक्ट्री काफी अहमियत की हामिल थी। सरकारी खजाने को इससे अच्छी खासी आमदनी भी हो सकती है। मुलाजिमीन ने सरकार से इसकी सही तरीके से देखभाल करने की अब अपील की है। जम्मू कश्मीर में माशियत की एक बुनियाद रखती है, एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ये जूस प्लांट इसी सन्नत से वाबस्ता खदमत मुहैया करने के लिए यहाँ कायम किया गया है। माशाअल्लाह जूस प्लांट की अपनी एक शानदार और मजबूत
तारीख है, ये हर हमेशा फ्रूट इंडस्ट्री को अपनी नवीयत से खदमत करने में बड़े अहसन तरीके से पेश रहा है। और यहाँ वक्त एक और छोटे से वक्फे का हो चला है। जल्द होती है हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू ने समाजी बुराइयों और फलाहे आम के लिए खेलों को जरिया बनाने की एक नई पहल की गई है और पानी को बचाए रखने की मुहिम के बाद अब नशे की लागत से नौजवानों को दूर रखने के लिए क्रिकेट का सहारा लिया गया है। इससे नशे की लानत से लोग दूर रहेंगे। इसके तहत 5 दिसंबर से शहर में क्रिसमस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है और टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ी नौजवानों को नशे से दूर रहने का पैगाम दिया जाएगा। टूर्नामेंट की थीम होगी बी हेल्दी एंड डू नॉट डू ड्रग्स। टूर्नामेंट का इनेकाद क्रिश्चियन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया जा रहा है। परेड ग्राउंड में होने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें शरीक होंगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 13 दिसंबर को खेला जाएगा। बेसिकली क्रिश्चियन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जब 2010 में फॉर्म करी गई तो इसका ये मकसद था कि हमारी कम्युनिटी के यूथ भी और बाकी यूथ भी जो है नशे की तरफ बड़े मतलब के अग्रसर हो रहे थे, बड़े इन्वॉल्व हो रहे थे। तो फिर हमने एक क्रिश्चियन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब के फॉर्म किया गया। क्रिश्चियन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन थे डिफरेंट ग्रुप्स के, चाहे वो फुटबॉल का प्रोफेशनल किसने खेला हो या क्रिकेट है या हॉकी है या वॉलीबॉल है, वो जितने भी क्रिश्चियन प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन से उनको साथ जोड़ा गया और चर्चिस को जोड़ा गया। जैसे हमारे फादर जी हमारे साथ है, ये हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन है। तो रिलीजियस प्रीस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन ने मिलकर एक क्रिश्चियन स्पोर्ट्स फॉर्मेशन किया गया। इसका एक मकसद यही था कि जितने भी लोग ड्रग्स की तरफ आ रहे हैं उनको हम स्पोर्ट्स की तरफ इन्वॉल्व करें ताकि ये नशे से थोड़ा सा दूर रहे। तो इसका हमारा स्लोगन भी ये है कि बी हेल्थी एंड डोंट डू ड्रग्स। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा हटाने गए बल्दिया अहलकारों को आज ताजिर और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मामला इतना तूल पकड़ चुका था कि तशद्दुद फूट पड़ने का इम्कान पैदा होने लगा। वाज़ो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में नाजायज कब्जे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। लोगों का यह कहना है कि सियासी दबाव की वजह से बल्दिया के काम में रखना डाला जा रहा है। हालांकि दुकानदार इसे बल्दिया की जोर जबरदस्ती बता रहे हैं, जबकि बल्दिया ने इन इल्जामात की तरदीद की है। देखिए, हम इसका पूरी तरह से व्यापार मंडल इसका विरोध करता है, क्योंकि ये जो है सिर्फ दुकानदारों को परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि जो सामान पक्की तरह से नहीं रखा गया था, जो सिर्फ डिस्प्ले है सामान उनका बाहर, या अगर किसी ने पक्की तरह से उसको किया भी हुआ था तो इनका फर्ज बनता था कि ये उसको पहले नोटिस देते, नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई करते। और व्यापार मंडल को या बाकी जो लोग हैं सिविल सोसाइटी के, उनको अपने कॉन्फिडेंस है कि उनका क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ये आप वो बता सकते हैं। डीसी साहब के आदेश के मुताबिक ये हम इंकरेजमेंट जहाँ मेन चौक से पहले जो उन्होंने आइडेंटिफाई करके दिए हमें, तो ये आरटीओ वगैरह हमारे साथ में है, ऐसे डीएसपी साहब हमारे साथ में है, एसएचओ पूरी नफरी हमारे साथ में है। जहाँ जहाँ मेन इंक्रोचमेंट होगी, हर जगह जहाँ मेन चौक होंगे जहाँ पर पहले इंक्रोचमेंट होगी। इधर जम्मू कश्मीर के पुलिस जवान पिछले 2 दहाई से दहशतगर्दी से ऐसे ही मुकाबला कर रहे हैं जैसे हमारे सिक्योरिटी अफवाज। पुलिस भी कशीदगी के माहौल में अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। पुलिस के हौसले को बरकरार रखते हुए और उसको रखने के लिए रियासत में स्पोर्ट्स का खास तौर पर अब सहारा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जवान हमेशा नामसाद हालात में अपना काम अंजाम देते हैं, लेकिन आज ये अपने रोजमर्रा के काम से आज़ाद होकर इंटर बटालियन स्पोर्ट्स मीट में हिस्सा लेने आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान न सिर्फ अपनी बहादुरी और हौसलों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये खेल कूद में भी उतने ही माहिर हैं। इसी के मद्देनज़र पुलिस महकमा अक्सर स्पोर्ट्स मीट का एहतमाम करता है ताकि इन्हें कुछ आराम मिले और इनके अंदर मुकाबले का जज्बा बरकरार रहे। इन पुलिस जवानों का कहना है कि इस तरह के इवेंट से न सिर्फ उमंग बरकरार रहती है, बल्कि एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका भी मिलता है।
सबसे पहली बात यह है कि आप मीडिया वालों को बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमें पब्लिश कर रहे हैं जे.एंड.के पुलिस को, ताकि बाहर यूथ को पता चले, सिविलियन को पता चले कि गेम्स में कितना प्रॉफिट भी है और अपने जो जवान्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के जो जवान्स हैं, इनको खेलने का मौका मिलता है, दोस्ती करने का मौका मिलता है। सिविलियन में जब हमारे मैचेस होते हैं तो उस वक्त सिविलियन लोगों को पता चलता है कि पुलिस हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। और कंपटीशन जो होता है ये स्पोर्ट्स में हर साल, जब 2 साल के बाद हुआ, अभी एडीजी आम साहब जो हम आम हैं, एडीजी आम ए.के. चौधरी साहब, तो उन्होंने जो अभी बात बताई थी कि 2 साल के बाद मौका मिला और नए टैलेंट जो पुलिस में भर्ती हुए जवान आए हैं उनको नया मौका मिला और खेलने का मौका मिला, दोस्ती बढ़ती है, पब्लिक के साथ दोस्ती होती है। देखिए, अभी आपको पता ही है हालात की वजह से जे.एंड.के पुलिस ने हर बार कुछ न कुछ किया ही रहा है कि पब्लिक के लिए। जे.एंड.के पुलिस आर्मड ने हर टाइम सपोर्ट किया है स्पोर्ट्स को, हर एक्टिविटी को, नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, बटालियन लेवल हो, हर हिस्से में, चाहे रन फॉर फन हो, तो हर कोई इवेंट जे.एंड.के पुलिस करने की कोशिश कर रहा है। और हर किसी जवान को या पब्लिक में किसी को सपोर्ट करने के लिए हमेशा जे.एंड.के पुलिस ने संविधान किया है। पुलिस महकमे का कहना है कि इस तरह की स्पोर्ट्स मीट से न सिर्फ पुलिस जवानों की जहनी कशीदगी दूर होती है, बल्कि इन्हें अपने काम पर फोकस करने में भी मदद मिलती है। देखिए, स्पोर्ट्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारे लोग होते हैं उनको रिलीफ, उनको रिलैक्सेशन और उनको कॉम्पिटिटिव भावना जो है उनमें इंस्टिल करने का और साथ ही साथ कोऑपरेशन सिखाने का स्पोर्ट्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट अंग है। और जैसे आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपना जो हमारा चैलेंजेस हैं मिलिटेंसी, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने हमारी काफ़ी कामयाबी हमें मिली है स्पोर्ट्स में भी। और पूरे कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का एक अपना नाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान न सिर्फ 2 दहाइयों से दहशतगर्दी से मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां भी दी हैं। लेकिन आमतौर पर फोकस आर्मी पर ही रहता है, लेकिन ये अपनी मेहनत और लगन से सूबे और मुल्क की खिदमत में खामोशी से लगे हुए हैं। राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। वैसे निजी कंपनियां अक्सर फाइबर केबल बिछाने में मनमानी करती दिखाई देती हैं और जगह जगह पर गड्ढे खोद करके छोड़ देती हैं, जिससे आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही मामला भदेरवा में सामने आया, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी ने भदेरवा चंबा के बीच नई सड़क को जगह जगह पर खोद डाला। जिले के दौरे पर आए रोड और बिल्डिंग मिनिस्टर नईम अख्तर ये देख करके आंख बबूला हो गए। उन्होंने प्राइवेट कंपनी के काम को फौरन बंद करने और पूरे मामले की जांच का हुक्म दे दिया। नईम अख्तर का कहना है कि कोई भी कंपनी फायर केबल बिछाने के जाब्ते को नहीं तोड़ सकती। ख्वाहिश थी कि रोड जब चालू होगा तो हमारा यहाँ पर जो है टूरिस्ट का आना जाना बढ़ेगा और यहाँ पर इंटरस्टेट के साथ जो हिमाचल के लोग यहाँ आएंगे और हम यहाँ से पंजाब जाएंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, आपने देखा होगा कि रोड बनने के बाद, इतना अच्छा रोड बनने के बाद, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है R&B, उसने जिस तरह से इस रोड की तबाही कर दी। जो आपको मालूम है कि यहाँ जो तारे बिछाने का काम शुरू हुआ था, केबल बिछाने का काम, जो 4G का केबल कहा जाता है, तो उससे उन्होंने क्या किया कि डोजर लगा कर वो रास्ते को खोदा, जो उसका जो साइड पे था 2.5 फुट के खड्डे हो गए, जिससे रोड सारा तबाह हो गया। और हालांकि उनको मैनुअल करना चाहिए था। उससे साफ इससे पता चलता है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ R&B के साथ साथ यहाँ का तमाम जितने भी विंग्स हैं, चाहे वो पुलिस के विंग हो, R&B के हो, वो सारे मिले हुए हैं। तहजीब व सकाफत का सबसे अहम हिस्सा जबान व अदब हुआ करता है। आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी रियासत की गुम होती इलाकाई जबान को जिंदा रखने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए एकेडमी की जानिब से जम्मू में गोजरी जबान को फरोग के लिए 2 रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। मकामी KL सहगल हॉल में मुनक्किद इस प्रोग्राम में गोजरी जबान के मशहूर व मारूफ शायरों और मौसीकारों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान गोजरी जबान के फरोग पर भी खास तौर पर रोशनी डाली गई। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से आज से KL सहगल हॉल जम्मू में 2 दिन का गोजरी अदबी और सकाफती प्रोग्राम शुरू हुआ है। इस प्रोग्राम में रियासत भर से कोई 100 के करीब हमारे अदीब, शायर और फनकार हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो गोजरी ज़ुबान को फ़रोग देना है और उनके अदीबों को एक ऐसा
प्लेटफॉर्म फ्राहम करना है जिसमें वो सारे इकट्ठे हो जाएं, और हमारा जो कबीला है गुजर बकरवाल का उसको कैसे संगठित किया जाए, इकट्ठा रखा जाए, और अदीब और शायर उसके लिए क्या अपनी भूमिका जो है वो निभा सकते हैं, कैसे वो इसको आगे ले जा सकते हैं। और इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही, सीधा उसी का रुख कर रहे हैं। दरअसल यहां पर बारामूला पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है और दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका है। बड़ी खबर बारामूला से, जहां पर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका है और पुलिस चौकी को निशाना बना करके दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हमला किया है। बारामूला से इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें कि लगातार सिक्योरिटी अफवाज और फौज ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, लेकिन बावजूद इसके दहशतगर्दी और मिलिटेंसी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे जैसे फौज अपनी कामयाबी के किस्से गिना रहे हैं और लगातार फौज अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दाना जो हमले हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं, वो भी बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बारामूला से इस वक्त की बड़ी खबर अपने आप में, जहां पर पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया। पुलिस चौकी को निशाना बना करके दहशतगर्दों ने 2 ग्रेनेड उस पर फेंका। हालांकि पूरे हादसे की तफसीलात अभी साफ नहीं हो पाई है और उसकी जानकारी अभी हासिल नहीं है। इस बारे में भी हम जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते आगे। कुदरत का निजाम बेहद निराला है। मौसम खजा में जब दूसरे दरख्तों की पत्तियां झड़ने लगती हैं, तब चिनार की पत्तियां रंग बदलने लगती हैं। सुर्ख और गोल्डन कलर की ये पत्तियां किसी मौजज़े से कम नहीं। चिनार के दरख्त सयाहों को अपनी राग़िब जरूर खींचते हैं। सदियों पुराने इस दरख्त का वजूद आज खतरे में है, जिसे बचाए रखना बेहद जरूरी है। वादी कश्मीर के कुदरती हुस्न को दोबाला करते हैं चिनार के ये दरख्त। ये वाहिद ऐसा दरख्त है जिस पर मौसम खजा असरअंदाज नहीं होता। सुर्ख और सुनहरे रंग की पत्तियां इसे एक अलहदा शनाख्त देते हैं। कहा जाता है कि मुगलिया सल्तनत में चिनार का पौधा यहाँ लगाया गया था। इसके पौधे ईरान से लाए गए थे। 70 और 80 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री ने चिनार के इस मुख्तलिफ रंग का खूबसूरती से इस्तेमाल किया था, लेकिन बदलते वक्त में वादी की दूसरी चीजों की तरह चिनार का वजूद भी खतरे में पड़ता जा रहा है। बुजुर्गों को लगता है कि यही हाल रहा तो चिनार को माजी के अवराक में ही ढूंढना पड़ेगा। जिस नुक्ते निगाह से देखा जाए, जिस नज़र से देखा जाए, चिनार चिनारी है, मगर अफसोस का मुकाम है कि आजकल यही नज़र आ रहा है कि चिनार कश्मीर से नाबूद हो रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब ये चिनार जो है खित्ते कश्मीर से बिल्कुल नेस्तो नाबूद के नक्शे से नाबूद हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी को अगर हमें चिनार का तस्वुर देना पड़ेगा कि चिनार क्या था, तो चाक और बोर्ड का सहारा लेकर उसकी शक्ल सूरत बोर्ड पर बनानी होगी, तब उनको समझ आएगा थोड़ा बहुत चिनार है क्या। ये अंदेशा और खौफ बिला वजह नहीं है। वादी के शुमारी कश्मीर के गांदरबल जिले में ये दरख्त सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ बरसों से जंगलात के दूसरे पेड़ों के साथ साथ चिनार के दरख्तों को भी बेतहाशा अंदाज में काटा गया है। ये सिलसिला अभी तक जारी है। लोग इस बात पर एहतजाज भी करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही मकामी अमले ने काटी गई लकड़ियों को जिले से बाहर ले जाने से रोक दिया था। मकामी बाशिंदे इस बात से नाराज हैं कि बजाय हिफाजत के इसे जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नौजवानों का कहना है कि इसे बचाए रखने के लिए साइंटिफिक तरीक़ेकार का इस्तेमाल किए जाना चाहिए। के साथ साथ काफी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, लेकिन इस रिलेटेड इस चिनार हेरिटेज को बचाने के लिए, इसके लिए मुझे लगता है कश्मीर में ऐसी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाती है। दरख्तों के कटने का सबसे बड़ा असर माहौलियात पर पड़ता है।
वादी के बदलते मौसम की एक बड़ी वजह चिनार के दरख्तों की कटाई भी है। दरअसल चिनार वादी के मौसम को मुतदिल बनाए रखने में अहम किरदार निभाता है, लेकिन लगता है कि बदलते वक्त ने चिनार को लेकर लोगों की तरजीहात भी बदल दी है। पॉपुलेशन ब्लूम हुआ, कंज्यूमर बूम हुआ, कंस्ट्रक्शन हो रही है, बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही है और हमारी जो लैंड है जो बिल्कुल वही लैंड है जो पहले से थी, इसमें ना कोई इजाफा हुआ है ना कुछ। इसकी वजह से जब कंस्ट्रक्शन चारों तरफ से बेतहाशा हो रही है, इसका अल्टीमेट प्रेशर इन चिनार्स पे आ रहा है। चिनार महज एक दरख्त नहीं है, बल्कि कश्मीरी तहजीब और तमद्दुन का एक अहम हिस्सा भी है। शिनाख्त है ये वादी का। कुदरत के इस अनमोल तोहफे को सब बचा कर रखना चाहते हैं। चिनार का कस्टोडियन रेवेन्यू महकमे का है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वादी की इस अहम शनाख्त को महफूज रखने में वो अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएंगे। वकार मंजूर की रिपोर्ट, गांदरबल, जी सलाम। तो चिनार के दरख्तों का तहफ्फुज हम सब की जिम्मेदारी है। बहरहाल इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि ये है उर्दू खबरों का नंबर 1 चैनल।